नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज आरएसएम एसएसबी की तरफ से राजस्थान में जो सीईटी का 10+2 लेवल वाला एग्ज़ाम हुआ है, टोटल 150 क्वेश्चंस में से साइंस के यहाँ पर 25 सवाल पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आंसर सहित आपको बताने वाला हूँ। ये 25 सवाल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना इन 25 में से आपके साइंस के कितने सवाल है वो करेक्ट हुए हैं। देखिए पेपर में टोटल 150 सवाल थे, सभी सवाल मिक्स थे, तो साइंस के सवाल से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिएगा, लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में समानता की वजह क्या है? विकल्प आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समान आयनिक विभव। लिथियम रहता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है आवर्त सारणी में, और मैग्नीशियम ग्रुप 2 का है, तो इसमें डायगोनल सिमिलरिटी देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ग्रुप में आपको लिथियम मिलेगा, नीचे यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैग्नीशियम। तो ये जो डायगोनल है, विकर्ण संबंध है, ये लिथियम और मैग्नीशियम में आपको देखने को मिलेगा। तो इसके तहत एक तो ये क्या होते हैं, दोनों ही दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं, साथ ही साथ इनका आयनिक विभव है वो समान रहेगा। जो पोलराइजिंग प्रॉपर्टी है, समान आयनिक विभव रहेगा इनका। आवेश तो अलग अलग होता है, लिथियम में +1 होता है, मैग्नीशियम +2 होता है, तो आवेश की समानता नहीं रहेगी। और हाइड्रोक्साइड की अघुलनशीलता, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो कम घुलनशील होते हैं, अघुलनशील तो नहीं, थोड़े कम घुलनशील होते हैं, ये आप कह सकते हो। समान आयनिक विभव वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो कि ऑप्टिक्स का है, सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है तब अपवर्तन कोण क्या होगा? तो 90 डिग्री होगा। कैसे होगा वो देखें, उससे पहले आपके लिए बेहतरीन डील। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, इस कंपटीशन में अपने आप को एक अलग लेवल पर रखने के लिए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट मौका देते हैं, विश्वसनीयता हो गई इनकी, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न रहता है। अभी लिमिटेड टाइम के लिए डील चल रही है 24 आवर्स के लिए, सबसे मिनिमम प्राइस में आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हो टेक्स्ट बुक से, जिसमें सारे एग्ज़ाम्स के, राजस्थान हो गया, अदर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सेंट्रल और स्टेट लेवल के 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, आपको एक पास ले लो, जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है, उसमें सुधार करेंगे तो आप रैंक हासिल कर सकते हो। सिलेक्शन ही नहीं, रैंक जब आप मॉक टेस्ट देकर अपनी गलतियों में सुधार करते हुए तैयारी करेंगे स्मार्ट वर्क के तौर पर, तो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिमिटेड टाइम के लिए डील है, फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। अब देखिए क्रांति कोण होता क्या है, क्रांति कोण तब बनता है जब प्रकाश किरण है वो सघन से विरल माध्यम में आती है। आपतन कोण क्या होता है, जो अभिलंब के साथ कोण बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपतन और अपवर्तन कोण अभिलंब के साथ बनते हैं, न कि जो क्षैतिज रेखा के साथ में। तो ये आपतन कोण आपका अभिलंब के साथ हो जाएगा। ये आपतन कोण जब क्रांतिक कोण के इक्वल हो जाता है, क्रांतिक कोण का मतलब जो आपतन, वह आपतन कोण जब अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री, जैसे कि सघन से आप विरल में आ रहे हो तो ये अभिलंब से दूर हटेगी किरण। दूर कितनी हटेगी? इतनी हट जाए कि ये इस रेखा के समानांतर हो जाए। तो इसके रेखा के समानांतर हो गई तभी आपका ये एंगल हो जाएगा क्रांतिक कोण। यानी रेखा के समांतर होने का मतलब है अपवर्तन कोण अपने आप में 90 डिग्री जब बन जाएगा, उस केस में जो आपतन कोण है उसे ही आप क्रांतिक कोण बोलेंगे। तो सवाल में ऑलरेडी मेंशन है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है, यानी आपतन कोण अपने आप में क्रांतिक कोण है, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण के केस में अपवर्तन कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल वैसे साइंस का तो नहीं है, देख लीजिएगा। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग होता है? तो विल्लो की लकड़ी का उपयोग होता है, विशेषकर कश्मीर में ये लकड़ी पाई जाती है। बाकी ये पीडीएफ फाइल है, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर साइंस के सवाल अपन देख रहे हैं। अगला सवाल है, इन नॉर्मल कंडीशंस द नंबर ऑफ WBC इन कंपेरिजन टू RBC इन ब्लड। तो रक्त में हमेशा ध्यान रखना RBC की संख्या मिलियन में होती है, WBC तो लगभग 7-8 हज़ार के आसपास होती हैं, 7-8 हज़ार हैं मिलीमीटर पर मिलीमीटर क्यूब जो इनका आयतन रहता है। और देखेंगे RBC तो 5 मिलियन के आसपास रहती है, तो कम होती है WBC। जो श्वेत रक्त रुधिर कणिकाएँ हैं, जो रक्त हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उपयोगी है, रोगों से लड़ने के लिए WBC का होना, जो कि लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती हैं। तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले यहाँ पर अनुवाद प्रक्रिया का दमन करने वाला ट्रिपलेट कोड कौन सा है? तो यहाँ पर आप कोड देखेंगे 3-3 के रूप में है। UAA 2 कोड होते हैं जो कि टर्मिनेशन स्टेज वाले कोड होते हैं। एक तो UAA होता है, एक आपकी UGA होता है। UAA का मतलब है यूरेसिल, एडिनिन और एडिनिन है, तीनों ही, जो कि जो मैसेंजर RNA होते हैं ना, उसमें ये एक स्टॉप कोड के रूप में, टर्मिनेशन दमन कोड के रूप में कार्य करता है।
ये टर्मिनेशन स्टेज में काम करते हैं, लास्ट स्टेज में, जिसके दौरान जो प्रोटीन है उसका निर्माण, उसका संश्लेषण प्रक्रिया है वो बंद हो जाती है। कौन से केस में? UAA, और एक होता है UGA। UGA का मतलब हो जाता है यूरेसिल, ग्वानिन और एडिनिन। नेक्स्ट वाला देखते हैं। हेबर प्रक्रम का पूछा है, हेबर प्रक्रिया में उपयुक्त तापमान और उद्दीपक कितना जरूरी है? कैटलिस्ट और तापमान। हेबर प्रक्रिया क्या होती है? वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय हाइड्रोजन है, उससे आप अमोनिया बनाएंगे, NH3 बनाएंगे। उस प्रक्रिया को, औद्योगिक प्रक्रिया को हेबर प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो N2 और H2, N2 प्लस H2 रिएक्शन करेंगे 1:3 में होगा, तो ये बन जाएगा 2NH3 अमोनिया। तो यहाँ पर कैटलिस्ट आपको आयरन चाहिए, साथ ही साथ 450 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जरूरी है। आयरन है वो आपका एज ए उद्दीपक है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। और दाब यहाँ पर नहीं पूछा, दाब पूछ लें तो 150 से लेकर 200 ATM दाब इसका रहता है इस केस में, जब हेबर प्रक्रिया के दौरान अमोनिया बनती है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट सवाल इजी सवाल है, इसी सेट में पूछ रहे हैं 2 सवाल इससे संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह का सर्वदाता है? यूनिवर्सल डोनर का पूछा है। डॉन बन रहे हो, डॉन यानी ओ वाला, DON, डॉन ओ, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर का पूछा तो O नेगेटिव होता है, हमेशा ध्यान रखना। और यूनिवर्सल आगे सर्वग्राही का भी पूछा गया है, वो AB पॉजिटिव होता है। सर्वग्राही पूछ रहे हैं तो AB पॉजिटिव, O नेगेटिव हो जाएगा यूनिवर्सल डोनर। किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान-1 छोड़ा था? ये तो अक्टूबर 2008 में छोड़ा था। नेक्स्ट आपका साइंस का सवाल है, दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होता है जब क्या हो जाता है? दृष्टि वैषम्य आप क्या कहेंगे? जब कॉर्निया है या फिर लेंस कॉर्निया या लेंस का आकार है वो सामान्य से भिन्न हो जाता है। कॉर्निया वैसे थोड़ा गोल होता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाए कि कॉर्निया है, एक साइड तो गोल है, दूसरी साइड तो गोल कम है, तो आकार में भिन्नता के कारण जो प्रकाश अंदर जाएगा उसका फोकल बिंदु है वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसके कारण धुंधलापन आपको इमेज में देखने का मिलेगा। लेंस धुंधला नहीं होता है, इमेज फिर आपकी धुंधली बनेगी। नेत्र लेंस है उसका आकार सही नहीं है, वो कॉर्निया का आकार सही नहीं है, या फिर लेंस का आकार है वो सामान्य से भिन्न हो जाता है, कर्व मिचमैच हो जाती है, उस केस में दृष्टि वैषम्य देखने को मिलता है। तो कॉर्निया की आकृति गोली नहीं होती, एक्चुअल में गोली होनी चाहिए, लेकिन वो मिचमैच हो जाती है, एक साइड में गोल है दूसरी साइड नहीं है, उस केस में दृष्टि वैषम्य हो जाएगा, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट एक डिजीज़ है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर आमतौर पर बच्चों में इस आयु सीमा में देखा जाता है। कुपोषण जन्य रोग हैं जो प्रोटीन की यहाँ पर डिफिशियंसी देखने को मिलती है, गंभीर प्रोटीन की समस्या रहती है, जो शुरुआत में ही 1 से 4 वर्ष की एज में ये क्वाशियोरकर रोग है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं सवाल, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? जियोडेसिक गुंबद है ये फुलेरिन हो जाएगा, फुटबॉल फुलेरिन जियोडेसिक गुंबद के आकार का रहता है। इजी वन, ऑप्शन डी। बेकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है? यीस्ट का उपयोग किया जाता है किण्वन के लिए। बेकिंग उद्योग में ब्रेड वगैरह बनाने के लिए जो ब्रेड फूलती है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? यीस्ट का उपयोग हो रहा है, जो फंगस यीस्ट का उपयोग किया जाता है, एक्टिव यीस्ट का। देखिए इसी सेट में यही सेम सवाल दे दिया कि सार्वभौमिक ग्राही कौन सा है, तो ग्राही के केस में आप कहेंगे AB पॉजिटिव है, O नेगेटिव है वो डोनर रहता है। नेक्स्ट सवाल, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, तो फूड चेन स्टार्ट जो पॉन्ड इकोसिस्टम में, अब फूड चेन स्टार्ट होती है उत्पादक से। किससे होती है? उत्पादक से, जो एक तरीके से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, CO2 H2O के माध्यम से। तो पादप प्लवक जो जलीय हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, ये भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। तो प्रथम स्टेज पर आ जाएंगे, खाद्य श्रृंखला जहाँ से प्रारंभ होती है। उसके बाद वो शाकाहारी पादप खाते हैं, वो आ जाएंगे, कीट वगैरह। तो फिलहाल ऑप्शन बी पादप प्लवक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस प्रकार की दवाइयाँ अपच के निदान में काम आती हैं? अपच के निदान में काम आ जाएगी दोस्तों एंटासिड। कौन सी दवाइयाँ? जो एंटासिड होती हैं, अपच हो जाती हैं, यानी हमारे स्टोमक में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, उस केस में आपके अपच की समस्या देखने को मिलेगी। तो एंटी एसिड, एसिड को कम करें, जो क्षारीय हो जाती है, क्षारीय प्रकृति की दवाई एंटासिड है, जो प्रत्यय अम्ल हो जाएगी, अम्ल के विरुद्ध करें, एसिडिटी को कम करें, प्रत्यामल एंटासिड। नेक्स्ट यहाँ पर पुनेट वर्ग, जो पुनेट स्कोर है, ये किसका अध्ययन होता है? पुनेट स्कोर में आप देखेंगे एक टेबल होती है, जेनेटिक क्रॉस जब कराया जाता है, क्रॉस का जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस केस में आपको टेबल देखने को मिलती है।
इस प्रकार से जीनोटाइप में कौन से गुण हैं, तो वो वाली टेबल है उसे आप पुनेट स्क्वायर बोलते हैं, वो जेनेटिक्स में ही रहती है। आनुवांशिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। काफ़ी ये अलग हटकर सवाल पूछा है। तो अधात्विक आप गुण की बात करेंगे तो ये तो क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु में आ जाते हैं, तो धातुएं हैं और ट्रांजिशन मेटल भी है, एमओ, एल्यूमिनियम भी धातु हैं। अब ये एसएन देखेंगे, जो टिन आप बोलते हो, एसएन में ग्रे एसएन जिसे अल्फा टिन बोला जाता है, उसकी प्रॉपर्टी है वो मेटेलिक नहीं होती, तो आप कहेंगे ये नॉन मेटेलिक है, ग्रे टिन, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वाला लिखेंगे अपन, एक भू स्थिर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है। भू स्थिर उपग्रह रहता है वो भूमध्य रेखीय तल में रहता है। भू स्थिर है, अब एक ध्रुवीय तल होता है जहाँ पर पोलर सैटेलाइट रहते हैं, यहाँ पर भू स्थिर उपग्रह है तो वो भूमध्य रेखीय तल में होंगे और लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होंगे। विकल्प सी करेक्ट है। अब 36,000 मीटर किलोमीटर में भी यहाँ पर ऑप्शन में कन्फ्यूज किया गया है। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है। तो विपरीत लक्षणों के जो संकेतक हैं उनका जीनी जोड़ा एलील कहलाता है। क्या कहेंगे, एलील। नेक्स्ट यहाँ पर किसी वस्तु का आभासी व विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। आभासी और विवर्धित, अब आभासी की बात करेंगे, वैसे अवतल दर्पण में है आभासी केवल एक केस में बनता है, बाकी अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जब आभासी बनता है उस केस में जो इमेज रहती है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपके यहाँ पर ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के मध्य जब आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उस केस में उसकी इमेज है वो पीछे की साइड बनेगी और आपको आभासी दिखेगी, सीधी दिखेगी और विवर्धित दिखेगी। वो अवतल दर्पण में ही हो पाएगा। उत्तल दर्पण में तो छोटी इमेज बनती है, इसलिए गाड़ियों का साइड मिरर है वो उत्तल दर्पण है, ताकि छोटी इमेज के रूप में पूरी गाड़ी दिख जाए, वो उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण में जितनी साइज की आपका बिंब प्रतिबिंब दोनों की साइज समान है। अवतल लेंस में आभासी तो बनती है लेकिन वो बनती है आपकी छोटी बनती है, आपको विवर्धित नहीं मिलेगी। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, जब किसी दरों को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ये सिद्धांत है दोस्तों अपकेंद्रण का है। कौन सा है, अपकेंद्रण। अब अपकेंद्रण आप कहाँ पर देखते हो, उदाहरण के रूप में क्रीम और दूध, जब दूध से क्रीम अलग करते हो तो ये अपकेंद्रण के द्वारा ही हल्का है वो कण ऊपर चला जाएगा, सघन कण नीचे आ जाएगा, तो ये क्रिया कहलाएगी अपकेंद्रण। आंशिक आसवन जिसे प्रभाजी आसवन बोला जाता है, इसका उदाहरण आप देखेंगे पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में अलग अलग प्रोडक्ट है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अदर जितने भी प्रोडक्ट अलग होते हैं वो आंशिक आसवन विधि है। गर्म इसमें किया जाता है, वाष्पीकरण अलग है। फिल्टर आप छान लेते हो वो फिल्टर वाला है, तो ये अपकेंद्रण एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में किसका संचय हो जाता है, बिलिरुबिन का संचय हो जाता है। भाई बिलिरुबिन आता कहाँ से है, ये आ जाता है जो ब्लड में आरबीसी रहती है, तो आरबीसी के टूटने से ये बिलिरुबिन बनता है। अब बिलिरुबिन के उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, जब रक्त में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो उत्सर्जन का कार्य करता है, उसको हटाने का यकृत करता है, लीवर करता है। तो सवाल पूछा जाता है पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा, वो यकृत रहता है। तो इस केस में यकृत इसका उत्सर्जन बंद कर देता है, जिसके कारण ये रुधिर में जमा हो जाता है। बिलिरुबिन है जो कि पीले वर्णक का रहता है, इसलिए पीलिया कहेंगे आप, जॉन्डिस रोग है वैसे। तो ये बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में जब बढ़ जाती है, खून में इसका निर्माण होता है बिलिरुबिन का आरबीसी के टूटने से। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। तो कोयले की जो 4 किस्म है, पीट सबसे घटिया होता है, सबसे घटिया लेवल का, और एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है। तो पीट, एंथ्रासाइट से उसके बाद बेस्ट कौन सा होता है, बिटुमिन्स होता है, यानी पीट सबसे घटिया, उसके बाद थोड़ा बेस्ट लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमनी, फिर आपके एंथ्रासाइट। पीली बीए होता है, क्या होता है, पीली बीए, पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी, एंथ्रासाइट। अंतिम 25वां सवाल देखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात गुजरेगी। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है, तो ये फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। समानांतर हमेशा मुख्य फोकस से, ये जी सवाल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपने देखिए राजस्थान RSM SSB की तरफ से CET का जो 10+2 लेवल का आज आपके 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसमें पूछे गए 25 साइंस के सवाल का एग्जैक्ट आंसर, वो भी डिटेल सहित। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, जिसमें और 25 सवाल जाने
जानेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या फिर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए आंसर की है या फिर अदर एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, इस टाइप से सवाल देखेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है और आपका कोई सवाल नहीं बन रहा है तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, फैक्ट है उनको याद कर सकते हो। धन्यवाद।